सुनते हैं, आप अपनी इच्छा से उनको देते हैं। तो आज जो आपके सामने बयान अभी टीवी पे चल रहा है लगातार, वो उसी का परिचायक है कि जिन प्रत्याशियों ने ज़मीन पे कोई काम नहीं किया, कोई उनकी पहचान नहीं है, वो भी जब क्षेत्र में जाता है तो अपने नाम से अब वोट नहीं मांग रहा है, अब मोदी जी के नाम से मांग रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये अवलोकन भी मोदी जी के पाले में आ गया है। और मोदी जी के सामने समस्या ये है कि पिछले 10 साल में उन्होंने जो कमाया है या जो जनता को दिया है वो उनके बयानों में दिख रहा है। पहले चरण में हिंदू मुस्लिम, दूसरे चरण में मंगलसूत्र और तीसरे और चौथे चरण में भी उन्होंने मुद्दा बदला है। 4 चरणों के चुनाव में विकास पे और अपने किए कामों पे तो उन्होंने कोई वोट ही नहीं मांगा है। वो अभी भी वही नफरत की राजनीति और छद्म राष्ट्रवाद पे चल रहे हैं। आम आदमी कितने दिन मौके देगा? 10 साल देश दिया पूरा, 142 करोड़ जनता ने उन पे विश्वास किया कि कुछ करेंगे। आज की तारीख में जनता परिवर्तन चाहती है और अब बहुत देर हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, तमजीद अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमजीद जी का भी रुख कर लेते हैं। तमजीद जी, राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक है और बयान लगातार सामने आ रहे हैं। रायबरेली राहुल गांधी जी पहुंचे हैं, जहां पर वो मंदिर गए हैं और मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि राम को काल्पनिक बताने वाले, राम मंदिर का विरोध करने वाले, अब देखिए जब वो रायबरेली पहुंचे हैं तो उनको भगवान की ही शरण में आना पड़ा है। इस आरोप का किस तरह से कांग्रेस पार्टी जवाब देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई धर्म की ठेकेदार तो है नहीं है। वो तय करेंगे कि कौन धार्मिक है, कौन अधार्मिक है, कौन कब पूजा करेगा, कौन कब अर्चना करेगा। ये मुद्दा है ही नहीं। पहली बात, हम आप जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये डिसाइड करेगी कौन कब मंदिर जाए, कौन कब मस्जिद जाएगा? पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को इन चीजों से बचना चाहिए। वो कोई धार्मिक संगठन नहीं, वो एक राजनीतिक संगठन। उनको राजनीति में बात करना चाहिए जिन मुद्दों पर उन्होंने देश से चुना था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे दिए थे देश को, 2 करोड़ रोजगार देने का, 15-15 लाख रुपए देने का, किसानों की आय दुगनी करने का, महंगाई खत्म करने का, ये मुद्दों पे चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने। उनको देश ने धार्मिक मुद्दों पे नहीं चुना था कि ये धर्म के बारे में बताएंगे कौन मंदिर कब जाएगा, कौन मस्जिद कब जाएगा। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई स्थिति रह नहीं गई है, उनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। तो पूरे चुनाव के अंदर वो कहीं ना कहीं ये धर्म का लेके आते हैं, लेकिन इससे भी दाल गलने वाली नहीं। आप राहुल जी के पीछे जो भीड़ चल रही है, रायबरेली के अंदर हम 5 लाख से भी ज्यादा वोट से जीतने जा रहे हैं। कल इलाहाबाद के अंदर आपने देखा किस तरीके से लोग उमड़ के आए, इस तरह से उमड़े कि पूरे सड़क से लेके पूरे मंच तक लोग एकदम से, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से लोग उत्साह में आए, वो एक देखने वाली चीज थी। तो पूरे देश के अंदर ये पूरा चुनाव मुद्दों पर हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना तो पहले चरण में नैरेटिव सेट कर पाई। जब वो मोदी की गारंटी लेके आई तो लोगों ने ये कहा कि जो आपने 2014 में गारंटी दी थी तो उसका क्या हुआ। तो दूसरे चरण में आया तो उस बात की बंद कर दी। फिर ये मंगलसूत्र पे आ गए। मंगलसूत्र के बारे में इनको पता नहीं कितना भावनात्मक लगाव है इस देश का मंगलसूत्र से, इनको पता नहीं है, क्योंकि इनको मंगलसूत्र के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। उस पर उन्होंने बात करना शुरू कर दी, जनता ने उससे भी इन्हें खारिज कर दिया। तीसरे में चरण में आए तो फिर से वही हिंदू मुसलमान करने लगे। देश बोल रहा है कि आप मुद्दों पे आइए, मुद्दों पे बात कीजिए। राहुल गांधी जी ने चुनौती दी है, आइए और मुद्दों बहस कीजिए। क्या ये चुनौती के लिए तैयार है? चौथे चरण में जब ये आए तो इन्होंने एक नया सिगूपा छोड़ दिया कि अडानी अंबानी ने टेम्पो में पैसे भर के भेजे हैं कांग्रेस पार्टी को। कितने गंभीर आरोप प्रधानमंत्री लगा रहे हैं, अभी तक किसी एजेंसी ने उनके ऊपर छापेमारी नहीं की। ये पच नहीं रहा है जनता को। ये इतना गंभीर आरोप खुले मन से प्रधानमंत्री जी ने लगाया और अभी तक उस पर कोई बात नहीं की भारतीय जनता पार्टी ने। ना तो कोई रेड पड़ रही है, ना तो उनके ऊपर कोई जांच हो रही है। तो क्या एजेंसीज ने प्रधानमंत्री जी को सुनना बंद कर दिया है, या ये मान गई है एजेंसीज भी कि ये सरकार अब जाने वाली है? निश्चित रूप से मैं बता दे रहा हूं आपको कि 5वें चरण का जो चुनाव है, इस चरण के बाद हम बहुमत के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे और 6वें 7वें के बाद हम बहुमत से काफी आगे निकल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से, आपके संवाददाता, सबसे बड़ा तो आपका जो संवाददाता सड़क पे जब जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं आप किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं महंगाई के खिलाफ वोट दे रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ वोट दे रहे हैं, हम किसानों के लिए वोट दे रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक आपको छोटा सा नमूना मिल जाता है कि लोग वोट किसको कर रहे हैं। ये मान के चलिए 4 जून को भारतीय जनता पार्टी 100 सीट मैं वापस आऊंगा आपके पास और इस पर जवाब लूंगा मैं अवनीश जी का कि अवनीश जी इस पर क्या जवाब देते हैं, और इसके बाद बाकी के जो मेहमान नवेद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं उनकी भी राय जानूंगा कि जिस तरह का ओवरऑल वोटिंग का परसेंटेज हुआ है और जिस तरह की बात शरण जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है कि जिस तरह से नेताओं को कहा जाए कि किनारे किया गया है, वरिष्ठ नेता जो कि 15 से 20 सालों से लगातार हाईलाइटेड थे, उनको कहीं ना कहीं किनारे किया गया है। तो क्या इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है? इस पर भी मैं नवेद शिकोह से जानना चाहूंगा। जी ठीक है नवेद जी, मैं अब आता हूं, लेकिन उससे पहले वोटिंग परसेंटेज जो है वो क्या रहा है, वो उस पर एक बार नजर डालते हैं। तो देखिए, लगातार 5वें चरण में यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान प्रक्रिया चल रही है और अब चलिए समझते हैं कि 1 बजे तक कहां कितना फीसदी मतदान हुआ है। तो लगातार सुबह से ही वोटिंग प्रक्रिया जारी है और शाम के 6 बजे तक ये वोटिंग प्रक्रिया चलेगी। तो देखिए,
अमेठी की बात की जाए तो यहाँ पर 38.21% अभी तक मतदान हुआ है। रायबरेली में 39.69% अभी तक मतदान हुआ है। तो देखिए ये अमेठी और रायबरेली का था। और अब बात करते हैं कौशाम्बी की, तो यहाँ पर देखिए 36.25% अभी तक मतदान हुआ है। तो वहीं फैजाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर 46% अभी तक मतदान हुआ है। लगातार वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। मोहनलालगंज की देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण सीट है, 41% यहाँ पर मतदान हुआ। लखनऊ में 33% अभी तक सिर्फ मतदान हुआ है और 1 बज चुका है। और ये वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ कितना फीसदी मतदान हुआ है। देखिए जालौन की बात की जाए तो यहाँ पर 39.50 अभी तक मतदान हुआ है। झांसी में 43% अभी तक मतदान हुआ है। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, भारत समाचार पल पल की अपडेट दे रहा है। और हमीरपुर की बात की जाए तो 40% अभी तक मतदान हुआ है। और बांदा में देखिए 40% अभी तक मतदान हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए तो देखिए फतेहपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर 39% अभी तक मतदान हुआ है। और बाराबंकी में 46% अभी तक मतदान हुआ है। तो वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। और देखिए कैसरगंज की बात की जाए तो यहाँ पर 38% अभी तक मतदान हुआ। और गोंडा में 36% अभी तक मतदान हुआ है। और यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। 5वें चरण का ये मतदान है। और देखिए अमेठी की बात करते हैं तो यहाँ पर 38% अभी तक मतदान हुआ है। रायबरेली बेहद महत्वपूर्ण सीट है, 39% अभी तक यहाँ पर मतदान हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए कौशाम्बी की तो देखिए यहाँ पर 36% अभी तक मतदान हुआ है। वहीं फैजाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर 40% अभी तक मतदान हुआ है। तो देखिए सुबह से ही वोटिंग प्रक्रिया लगातार चल रही है। भारत समाचार आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। मोहनलालगंज यहाँ पर 41% अभी तक मतदान हुआ है। लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर 38% अभी तक मतदान हुआ है। और रुक करते हैं स्टूडियो का, लगातार सहयोगी शांतनु हमारे साथ बने हुए हैं। तो देखिए वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ कह रहा है वो भी हमने आपको बताया है। और वोटिंग परसेंटेज आखिर लखनऊ की अगर बात की जाए तो देखिए सबसे कम वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर देखा गया है। और एक उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर और राजधानी कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ के जो वोटर्स हैं उदासीन नजर आ रहे हैं। वजह क्या है ये जानेंगे। नावेश शिको जी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले अवनीश जी से एक छोटा सा रिएक्शन मैं लेना चाहूँगा। जिस तरह की तमजीद अहमद ने आरोप लगाए हैं और देखिए आपके पास मुद्दा नहीं है अवनीश जी, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का और उनके जो प्रवक्ता हैं कि आप हर चरण में मुद्दे बदलते हुए नजर आए हैं, लेकिन ये जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नैरेटिव एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है और इसी वजह से मुद्दे जो है वो बार बार बदले जा रहे हैं। अवनीश जी क्या आपको आवाज आ रही है? आवाज कट रही है, मुझे आवाज नहीं मिल पा रही। अवनीश जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि आपके पास मुद्दे नहीं है और इसीलिए आप राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम इस तरह। चलिए अवनीश जी ऑडियो में ठीक करवा लेता हूँ। लेकिन नावेद जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, शरद जी ने एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है कि तमाम जो बड़े नेता हैं उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन किया गया, ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से वोटर्स जो है वो नाराज हैं। लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज जिसमें हम देख रहे हैं जो बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे वो कानपुर में हमने देखा बहुत कम वोटिंग हुई है, लखनऊ में भी वोटिंग कम देखने को मिल रही है, इन दोनों ही सवालों पर क्या जवाब देंगे, क्या विश्लेषण आपका कहना है? देखिए ये दुर्भाग्य रहा है कि शहरी इलाकों में शहरी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में हमेशा वोट कम पड़ता रहा है। तो ये दुर्भाग्य है क्योंकि शहरी लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा जागरूक उनको होना चाहिए। गांव के लोगों की अपेक्षा शहर में ज्यादा वोट पड़ना चाहिए। लोग कहते हैं कि यहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ बड़े बड़े पदों पे लोग रहते हैं, गाँव में ग्रामीण कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। उसकी अगर अपेक्षा में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ज्ञान तो गांव के लोगों को ज्यादा है, शहर के लोग ज्ञान हासिल करके भी अज्ञानी है अगर वो वोट कम दे रहे हैं। और ये आज नावेद जी मैं एक माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन देखिए नावेद जी से जानेंगे कि आखिर वोटिंग का परसेंटेज जो है वो काफी कम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन बाकी जो मुद्दे हैं अगर हम देखें जिस तरह से हर चरण में मुद्दे बदलते जा रहे हैं और एक नया बयान जो है वो सामने आ रहा है, बयानबाजी लगातार हो रही है, एक टेम्पलेट सेट करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो है वो कहीं ना कहीं एक लहर जिस तरह की एक्सपेक्ट की जा रही थी कि लहर जो है वो चलेगी, वो लहर दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या वो लहर बनाने की कोशिश की जा रही है और ज़मीन पर
जो तमाम प्रत्याशियों का चयन किया गया है उसका भी असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अवनीश जी से एक बार मैं रिएक्शन लेना चाहूँगा। अवनीश जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का जवाब है कि मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं आप नहीं बना पा रहे हैं और इसी वजह से राम मंदिर या फिर हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, ये तमाम जो मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, ये आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लग रहे हैं, क्या जवाब देंगे आप? अवनीश जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, अब आवाज ठीक आई है वैसे, पर आवाज कट कट आ रही है जी। अवनीश जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तमजीद जी कह रहे हैं कि आपके पास मुद्दे नहीं हैं, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये तमाम मुद्दे आप उठा रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्य है जानतुनी कि इनको मुद्दे नहीं दिखाई देते। इनको केवल एक परिवार दिखाई देता है, इनको मुद्दे नहीं दिखाई देते। इनको ये नहीं दिख रहा कि देश किस तरह से तरक्की कर रहा है। पिछले 10 सालों में भारत की स्थिति विश्व में किस तरह से मजबूत हुई है, इनको नहीं दिख रहा। इनको दिखता है परिवार, इनको नहीं दिख रहा है सड़कों का जाल, इनको नहीं दिख रहा है एक्सप्रेसवे का जाल, इनको नहीं दिख रहा है पूरे एम्स में, पूरे देश में किस तरह से एम्स की संख्या बढ़ी है, इनको नहीं दिख रहा। इनको नहीं दिखेगा, इनको नहीं दिखेगा। इनकी नजर पे एक चश्मा चढ़ा हुआ है। बिल्कुल, नजर पर चश्मा चढ़ा हुआ है। तमजीद जी, जवाब दीजिए। कि इन्होंने बहुत विकास किया है, तो इनको जवाब दे। क्या ये कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि 2 करोड़ रोजगार इन्होंने हर साल दे दिए? क्या 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया इन्होंने? क्या ये बता सकते हैं कि क्या 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में दे दिए हैं? क्या ये बता सकते हैं कि किसानों की आय दुगनी हो गई है? क्या ये बता सकते हैं कि किसानों को एमएसपी मिल गई है? क्या ये बता सकते हैं कि महिलाओं को महंगाई से मुक्ति मिल चुकी है? देखिए, स्थिति बेहद खराब है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पूरा निरंकुश शासन किया। जब किसान अपनी मांग को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था, उनके सामने कीलें ठोक दी गई। जब इस देश की महिलाएं, इस देश की बेटे जब जंतर मंतर पे लड़ाई लड़ रही थी, उनको लाठियों से और बूटों से रौंदा गया। जब इस देश के बच्चे, जब पेपर लीक होता था, उसके खिलाफ सड़कों पर उतरते थे, तो पेपर लीक में उनको न्याय छोड़कर उनको लाठियों से पीटा जाता था। ये देश भूल नहीं सकता है। जिस तरीके से इन्होंने अन्याय किया, जिस तरीके से लोगों को रोजगार देने में इन लोगों ने अक्षमता जाहिर की, इसी वजह है कि आज प्रधानमंत्री जी को ये बोलना तक पड़ गया कि अडानी अंबानी टेम्पो में पैसे भेज रहे हैं। अडानी अंबानी जिनको बनाने में, जिनको खड़ा करने में पूरा सरकार ने अडानी को लिए सब कुछ संपदा भेज दी, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी को आरोप लगाना पड़ गया। स्थिति समझ सकते हैं। पांचों चरण के चुनाव में अलग अलग नैरेटिव लेके भाजपा आई और 5 चरण के चुनाव में इनको खारिज कर दिया जनता ने। 6वें 7वें चरण की तरफ जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, निर्णायक बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। निश्चित रूप से मैं आपसे कह सकता हूं कि जनता ने हमेशा निर्णायक बहुमत देने का काम किया है। मैं पूरे यकीन, पूरे गंभीरता, पूरे दावे और पूरे वादे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 100 सीट क्रॉस नहीं करने जा रही है। बुरी पराजय भारतीय जनता पार्टी को होने जा रही है। आपकी डिबेट में मैं अभी कह दे रहा हूं और 4 जून को आप मुझे फिर बुलाइएगा, आपको नतीजे नजर आ जाएगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी हो सकता है, इस चीज को लेकर बेहद गंभीर विश्लेषकों का अनुमान है कि हो सकता है डबल डिजिट में भी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीट न मिले, अर्थात 10 से भी ज्यादा उनकी सीटें कम आ सकती। बहुत गंभीर विश्लेषकों का ये मानना है। जी, आप ये कह रहे हैं कि 100 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी क्रॉस नहीं कर पाई? निश्चित रूप से मैं भी पूरी गंभीरता से ये बात कह रहा हूं कि जिस तरीके का माहौल है सड़कों पे, जिस तरीके के जनता के अंदर रोष है, जिस तरीके का अंडर करंट है, जिस तरीके से जनता खुद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 100 सीट भी नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर डबल डिजिट में भी भारतीय जनता पार्टी पहुंचने वाली नहीं। शरद जी का एक रिएक्शन। शरद जी, 100 सीटें भी नहीं मिलेगी बीजेपी को, आप भी सहमत हैं क्या इस बयान से? मैं पहले तो त्यागी जी ने भी जो बात रखी उस पर मैं अपना थोड़ा प्रतिक्रिया देना चाहूँगा। जी, त्यागी जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम लोगों को मुद्दे दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनका विकास नहीं दिखाई दे रहा है, उनका सड़कों का जाल नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे तो लगता है मोदी जी को खुद नहीं दिखाई दे रहा है। वो इतने गंभीर और सीनियर प्रवक्ता हैं पार्टी के। मेरा उनको निवेदन है कि यही आह्वान वो मोदी जी से करें ना पहले, कि जब वो मंच पे जाते हैं, जिलों में सम्मेलन पे जाते हैं, तो वो अपने काम के नाम पे आखिर वोट क्यों नहीं मांगते? आखिर मंगलसूत्र पे वोट क्यों मांग रहे हैं? आखिर वो टेम्पो टैक्सी के नाम पे वोट क्यों मांग रहे हैं? स्वाभाविक है, उनके पास 10 साल के बाद भी आम जनता को देने के लिए कुछ है नहीं, बताने के लिए कुछ है नहीं। और जहाँ तक आप 100 सीटों की बात कर रहे हैं, तो आपने बहुत सही जगह बटन पे उंगली दबाई है। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 3 महीने पहले से ये दावा करना शुरू कर दिया था कि इस बार 400 पार। और उसके बाद उनके 3-4 नेता जो अपने आप को संभाल नहीं पाए, अपनी वाणी पे काबू नहीं रख पाए,
भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में जो गंभीर चिंतन हो रहा था वो उन्होंने मीडिया के सामने रख दिया। उन्होंने कह दिया कि हम 400 के ऊपर सीटें इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आम जनमानस ने ये बात पकड़ ली कि मोदी जी 400 पार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ बुलडोजर चला रहे थे। अब हमारे आरक्षण पे, हमारे अधिकार पे और जो थोड़ा बहुत इस समाज में दबे कुचले को ताकत मिलती है संविधान पे, उस संविधान पे बुलडोजर चलाना है। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता साथी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि अब आम जनता निकल के हम सबकी भी आगे खड़ी हो गई है कि आप जितना लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अब हम आपके साथ हैं। अब जनता सीधा सीधा मोदी जी से चुनाव लड़ेगी और देखते हैं हिंदुस्तान में किसकी हिम्मत है कि हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र, हमारे सामाजिक न्याय पे उंगली उठाए। ठीक सर, वापस आता हूं मैं आपके पास। नावेद जी, इसका जवाब मैं अवनीश जी से भी लूंगा, लेकिन नावेद जी का रुख लेते हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। कुछ ऑडियो का दिक्कत था, इस वजह से नावेद जी आपको रोकना पड़ा। लेकिन नावेद जी, 100 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं आएंगी, क्या आप भी इस बयान से सहमत हैं, या फिर इंडिया गठबंधन के जो तमाम सहयोगी दल हैं वो कुछ कहा जाए कि ओवर कॉन्फिडेंस यहां पर उनको नजर आ रहा है? देखिए, दोनों तरफ से ओवर कॉन्फिडेंस होता है और जो समझ में आता है वो कहता है, और हर आदमी का अधिकार है, हर पार्टी का अधिकार है, सत्तारूढ़ पार्टी का अधिकार है कि वो कह दे कि हम 400 पार करने वाले हैं। कहने दीजिए, कहना चाहिए, उसका अधिकार है। विपक्ष का, इंडिया गठबंधन का भी अधिकार है कि वो कह दे कि वो भाजपा जो है वो 10 सीटें ला रही है या 100 सीटें भी नहीं ला रही है। आपका विश्लेषण क्या कहता है? मेरा विश्लेषण ये कहता है कि तीसरी बार सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो प्रयास कर रही है, तो जमीन पर भाजपा की वो दीवानगी अब नजर नहीं आ रही है, और ये स्वाभाविक बात भी है। कोई जनाधार वाली पार्टी, एक बड़ी सफल पार्टी भी अगर तीसरी बार, आप इस बात पे गौर करिए, तीसरी बार फिर से सत्ता में, यानी 10 साल के शासन के बाद तीसरी बार फिर से सत्ता हासिल करने का प्रयास कर रही है और तीसरी बार उसकी लहर नहीं दिखाई दे रही है, तो ये बहुत आम बात है। ये लोकतंत्र का अगर पूरा रिकॉर्ड आप देखिए और इंदिरा गांधी के प्रति लोगों की दीवानगी देखिए और पुराने रिकॉर्ड देखिए, नेहरू के जमाने की बात देखिए, जब वन मैन शो चलता था कांग्रेस का, उस जमाने में भी ये होता था कि कम से कम 10-12 साल के बाद जनता का स्वभाव जो है बड़ा अलग टाइप की होता है, ह्यूमन नेचर होता है, वो पसंद भी करता है तब भी कुछ बदलाव करता है। यहां पर देखिए, आपने बात शुरुआत की थी वोट प्रतिशत की और शहर के वोटर की बात की थी। हमने एक तराजू लिया और उस तराजू में हमने ये देखा कि शहर का वोट कम पड़ता है, ठीक है, ये अपने आप में रिकॉर्ड है, लेकिन शहर का वोटर भाजपा का वोटर होता है, ये बच्चा बच्चा जानता है। और जब भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा तो इसका मतलब वोट प्रतिशत जब बढ़ा तो वो भाजपा का वोट प्रतिशत था, ये सबने देखा। शहर में जब हमने खुद इस लखनऊ में देखा कि 27-28% तक बढ़ा है, इस तरीके से बढ़ता था, लेकिन शहर का वोट प्रतिशत तब बढ़ा जब भाजपा आगे बढ़ी। लेकिन अब शहर का वोटर फिर थोड़ा सा नीचे आ रहा है ग्राफ, तो इसका मतलब भाजपा का ग्राफ अब पहले जैसा बढ़ता हुआ नहीं, उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा की दीवानगी नहीं दिखाई दे रही है, वोट प्रतिशत में भी नजर आ रहा है, कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, जो मेजर साहब ने बात की है और जिस बात की चर्चा हो रही है बिल्कुल स्पष्ट है, पूरे चुनाव की बॉटम लाइन वही है। मसला क्या है कि भाजपा पूरे कॉन्फिडेंस में थी चुनाव से पहले, और होना भी चाहिए है, उसके प्रति राम मंदिर को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह रहा और भाजपा सरकार ने बहुत सारे काम भी किए। मैं कतई ये नहीं कहूंगा कि कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए किया, जन कल्याणकारी योजनाएं रही, राष्ट्रवाद के मुद्दे भी जनता को कनेक्ट किए जाते हैं, इस तरह बहुत सारे मामले थे। लेकिन एक थोड़ा सा, हालांकि भाजपा को मैं और तमाम लोग अनुशासित पार्टी मानते हैं, लेकिन एक तरफ ये नारे लग रहे थे 400 पार, जिस बात में किसी हद तक आम जनता सच भी मान रही थी, लेकिन कुछ नेताओं के बड़बोलेपन ने 3-4 बयानों से पूरा खेल बिगाड़ दिया। वो विपक्ष जिसको हम सब कमजोर कर रहे थे, जो टूट फूट के बिखर रहा था, कभी नीतीश कुमार जो बड़ी ताकत थी अलग चले गए, कभी जयंत चौधरी चले गए, उसी विपक्ष ने उसको कैच लिया, उसको पकड़ लिया कस के, और वो जो पकड़ा वो जनता के दिलो दिमाग में आ गया और ये लगने लगा कि सचमुच, क्योंकि भाजपा के नेताओं ने ये बयान दिया है, ये विपक्ष ने तो उसको पकड़ा और उसको प्रचारित किया और
कमजोर तरीके से विपक्ष के प्रचारित करने के बाद भी जनता के मन में, खासतौर से दलित समाज के मन में जब ये बात आ गई, तो वही मुझे लग रहा है कि वोट प्रतिशत से लेकर जो सन्नाटा और एक साइलेंट माहौल है, उसका असर ये लग रहा है कि भाजपा का अगर थोड़ा सा भी ग्राफ कम हुआ है, उसका कारण बदजबानी है, अनुशासनहीनता है भाजपा के 2-4 नेताओं। नवीन जी, कितना नुकसान मानते हैं आप? पिछली बार की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस सीटें उन्होंने जीती थी, इस बार आपको कितना नुकसान लग रहा है? और दूसरा सवाल यह है कि जिस तरह से राशन की बात की जा रही है और राशन का कितना असर जमीन पर दिखाई दे रहा है, और साथ साथ मोदी जी का एक जो एक्स फैक्टर कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या उसमें कुछ कमी आप देख रहे हैं या फिर अभी भी मोदी जी का कुछ ना कुछ जो प्रभाव है वो जाहिर तौर पर जमीनी स्तर पर अभी भी बना हुआ है? नहीं, मोदी जी का प्रभाव है, बिल्कुल है। योगी जी का भी प्रभाव है। योगी जी के जो उनकी अपनी लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, बुलडोजर मॉडल है, वो आज भी जनता के मन में है और इस बात में कोई शक नहीं है कि योगी को लेकर लोगों में एक कहीं ना कहीं लोकप्रियता है, मोदी का चेहरा भी चल रहा है। लेकिन मोदी जी के अंत के जो बयान आए थे वो कहीं ना कहीं उस माहौल के, वो जो मैं कह रहा हूं ना, जो सब लोग मान रहे हैं कि भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा ये बयान दे देना कि संविधान हम बदल देंगे हमारे 400 पार होने का कारण, और ये कोई आरोप की बात नहीं है, ये तो वीडियो है जिसको भारतीय जनता पार्टी, हमारे बड़े भाई अविनाश भाई बैठे हुए, वो इस बात का खंडन नहीं कर सकते हैं कि वो फेक वीडियो थे। वो सचमुच स्थानीय नेता ही सही, अपने क्षेत्र के नेता ही सही, उन्होंने ये बात कही थी कि उसमें संविधान, और वो कनेक्ट हो गया मामला। तो उसको काउंटर करने के लिए मोदी जी कुछ ऐसे भाषण ले आए, ऐसा कंटेंट ले आए जो थोड़ा सा मोनोटोनस था, जो हिंदू मुस्लिम से जोड़ता था, जिसको लेकर 10 साल तक आदमी बार बार हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, उससे लेकर थोड़ा सा आदमी चिढ़ गया और भाजपा के प्रति लोकप्रियता की जो धार थी वो थोड़ी सी कम हो गई इतने कम समय में। एक चीज ये, दूसरी बात ये कि भाजपा का नुकसान हो सकता है, और स्वाभाविक बात है जो पार्टी तीसरी बार चुनाव में गई है उसकी सीटें कम हो जाएं तो कोई ताज्जुब की बात, लेकिन सरकार को वो नंबर्स अपने नहीं पूरे कर पाएगी ऐसा कहना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसकी मार्जिन अगर हर सीट की समीक्षा की जाए तो 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 1.25 लाख के सांसद जीते हैं, दर्जनों सांसद। अगर उनका अति पिछड़ा कुछ कम होता है या दलित संविधान के इस तरह के प्रचारित चीज से कुछ कम भी होता है तो मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन सीटें इतनी कम नहीं हो सकती कि 272 भी पार ना कर पाए भाजपा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, लेकिन नवेद जी एक बहुत छोटा सा रिएक्शन इस पर भी मैं चाहूंगा। देखिए, परसेप्शन बनाने की बात होती है, वही विपक्ष जो है ये कहता है कि देखिए एक अमित शाह और मोदी जी के आगे किसी भी नेता की नहीं चलती है, लेकिन जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो ये कहा जा रहा है कि देखिए पूरी भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की बात कह रही है। हालांकि मोदी जी ने भी अपनी रैलियों में कहा, गृहमंत्री अमित शाह ने अपने कई इंटरव्यू में ये कहा है कि मोदी जी ने खुद ही कहा कि जब तक मोदी है तब तक संविधान नहीं बदला जा सकता है। लेकिन ये परसेप्शन क्रिएट करने में कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो कामयाब रहा, आपको लगता है नवेद जी? बिल्कुल, विपक्ष कामयाब। देखिए, विपक्ष के तो हाथ में बॉल दे दी गई ना। मैं यही बात कर रहा हूं, मैं हमेशा तारीफ संघ की और भाजपा की इस मामले में तारीफ करता हूं कि संघ का संस्कार जो है वो भाजपा के साथ है, और भाजपा बहुत अनुशासित पार्टी रही। बतौर पत्रकार हम लोग अंदर की खबर निकालने के लिए पसीना आ जाता था, लेकिन खबर नहीं आती थी, अंत में सीधी खबर प्रेस नोट ही आता रहा। तो ये अनुशासन का आलम है। हर पार्टी, हर परिवार, हर समाज में अनुशासन होना चाहिए, लेकिन यहां पर अनुशासनहीनता हो गई। बाइट के चक्कर में, कैमरे के चक्कर में, बड़बोलेपन के चक्कर में, बिना सोचे समझे इस तरह के 3-4 बयान आ जाना, वो दलित समाज के घर मन में घर कर गए। और इस बात को विपक्ष ने, जाहिर सी बात है, विपक्ष ने इसके लिए बहुत संघर्ष नहीं किया। विपक्ष ने तो ये कहा कि भाई मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो भाजपा के नेता कह रहे हैं। और ये इतना कठिन और इतना संवेदनशील टाइम चुनाव का होता है कि उस समय फैसला किया जाता है। 10 साल से दलित समाज अधिक पिछड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी के विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। उसके लिए संविधान, आरक्षण, ये सारी चीजें उसके जीवन मरण का सवाल होता है। वो भगवान मानते हैं अंबेडकर साहब को। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है भाजपा को नुकसान पहुंचाए। मुझे लगता है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई भाजपा को तुरंत कर देना चाहिए थी और बता देना चाहिए थी कि इस तरह की तुम्हें कैसे सजा मिलेगी। भाजपा ने कार्रवाई भी नहीं की। तो ये बड़ा मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जो एक
मसला है ये भाजपा के अंदर घर से पैदा हुआ और भाजपा को नुकसान कर रहा है। नहीं तो भाजपा के लिए एक मेजॉरिटी या इतनी सीटें निकाल पाना कि एक बार फिर सत्ता में आ जाए बहुत कठिन नहीं था। मैं 400 पार तो नहीं मानता हूं उनके नारे को, लेकिन ये मैं जरूर मानता हूं कि भाजपा तीसरी बार सरकार बना सकती थी। मैं क्या, तमाम लोग चुनाव शुरू होने से, लेकिन चुनाव जब शुरू हुआ तो पता चला कि कोई मुद्दा, भाई ये बात तो बिल्कुल तय, ना किसी पार्टी को लेकर दीवानगी है और ना किसी पार्टी को लेकर बहुत विरोध है। ये साइलेंट माहौल है और इस पर मैं समझता हूं कोई भी इस तरह का कोई कयास नहीं लगा सकता कि कोई जीत रहा है या कोई हार रहा है। ये बहुत ही, मैं समझता हूं कि बहुत शांत चुनाव जा रहा है। लेकिन ये 2 लाइन की बात बिल्कुल तय है कि किसी पार्टी को लेकर जनता में बहुत ज्यादा दीवानगी या किसी को लेकर कोई विरोध, ये दोनों चीजें ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही हैं। ठीक है, शरद जी से एक रिएक्शन लेते हैं। शरद जी, कहीं ना कहीं देखिए ये कहा जाए कि बहुत सी ऐसी सीटें हैं जो जिन पर मार्जिन बहुत ज़्यादा था, तो अगर उस पर थोड़ा सा अगर वोट का मार्जिन कम होता है तो भी भारतीय जनता पार्टी थोड़ा एज वहाँ पर लेती हुई दिखाई दे रही है। कितना आप ये बात मानते हैं? और जिस तरह से उन्होंने कहा कि नुकसान तो होगा लेकिन इतना नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार ना बना पाए, आप इस बात से कितना सहमत हैं? देखिए, नावेद जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैंने सालों से सुनता आ रहा हूँ, अधिकांश बातों से मैं सहमत भी हूँ जी। लेकिन जहाँ तक आप मार्जिन की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि 1 लाख तक की अगर कोई सीट है तो 45 से 55 हज़ार वोट एक्स्ट्रा चाहिए जी। और 45 से 55 हज़ार वोट यानी एक विधानसभा में 10,000 वोट। एक विधानसभा में 10,000 वोट यानी 5,000 वोट का शिफ्ट हो जाना एक विधानसभा में 1 लाख की लोकसभा की मार्जिन को ख़त्म करने की ताकत रखता है। अब मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूंगा जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार बोल रहे हैं जी। 60 लाख पुलिस की भर्ती, 2 माता पिता 1 करोड़ 80 लाख और 80 अगर लोकसभा से डिवाइड कर दें तो 2.25 लाख सिर्फ एक घटनाक्रम की वजह से जी। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, आप देखिए सिर्फ दलित समाज एकमात्र 20-22% का समाज है, 1/5 हिस्सा है उत्तर प्रदेश का कम से कम, अगर मैं इस प्रदेश की बात करूं। जिस तरह की नाराजगियां हैं, लगातार करीब 12-13 पेपर लीक हुए हैं। आप कल्पना कीजिए पिछले 10 साल में नौजवानों की कितनी बड़ी भीड़ तैयार हुई होगी। और जो किसानों के साथ जो कुछ दिल्ली में हुआ है, मेरी तो पैदाइश चलिए 40-45 साल की है, इस 80 साल में मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार ने दिल्ली में इस तरीके से सड़कों पे किलेबंदी करके बड़ी बड़ी कीलें ठोकी होंगी, आरसीसी की दीवारें बनाई होंगी। और हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो आप 5,000 वोट अगर विधानसभा में पलट देते हैं तो 1 लाख की लोकसभा पलट देंगे। आप कल्पना कीजिए उत्तर प्रदेश में सिर्फ इस समीकरण के ऊपर असंतोष को जोड़ दीजिए, संविधान को जोड़ दीजिए, लोकतंत्र के खतरे को जोड़ दीजिए, और अगर आप सामाजिक न्याय और जातिवार गिनती को इसमें जोड़ देंगे तो कंप्लीट राउट है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन किसान आंदोलन का जो मुद्दा है विधानसभा चुनाव में, उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखाई दिया। कुछ असर दिखाई दिया लेकिन बहुत ज़्यादा असर उसका नहीं दिखाई दिया। तो आप कैसे कहा जाए कि लोकसभा में इसका असर दिखाई देगा? देखिए, 2 चुनाव के बीच में कंपैरिजन करना स्वाभाविक है जी, बट हम आप सब लोग इस तंत्र में हैं, इसका हिस्सा हैं। हम जानते हैं कि हर बार जब चुनाव फाइनली पकता है तो हर चुनाव पिछले चुनाव से अलग होता है, उसका बहुत पैटर्न का ओवरलैपिंग नहीं होता है। आप देख लीजिए कि जो लोग इस आंदोलन से छिटक के इधर उधर गए हैं, खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उनको खुद आम जनता ने इतना ज़्यादा असहज कर दिया वहाँ पर कि उनको भी अपने फैसले पे पछतावा होने लगा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी भाषा से हमने सबने देखा है किसान का मुद्दा बहुत बड़ा बन गया है। और किसान एक्चुअली बहुत दबा कुचला इतना शांत आदमी होता है कि गांव में भी ऊंची आवाज़ उठाएगा तो जो सामंतवादी उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। तो बहुत एक अच्छा अंडर करंट है, किसान अपने मुद्दों को समझ गया है। और जो मैनिफेस्टो में अभी वादे निकल के आए हैं महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए और किसानों के लिए, कहीं ना कहीं उन्होंने इस वोटर को मोबिलाइज करके, चैनलाइज करके इंडिया गठबंधन के पीछे खड़ा किया है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कहते हुए नजर आ रहे हैं शरद जी। लेकिन ये जो पूरा परसेप्शन है कहा जाए जो क्रिएट किया गया है विपक्ष के द्वारा, एग्रेसिव, नाविद जी अगर हम देखें एग्रेसिव कैंपेनिंग जो है वो लगातार की जा रही है। राहुल गांधी जब से रायबरेली में उन्होंने नामांकन किया है उसके बाद से एक तरह से देखा जाए तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी लगातार साथ साथ रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। रैली ना भी हो पाए, जैसा कि हमने कल देखा, रैली ना भी हो पाए इलाहाबाद में, उसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे इंटरव्यू लेते हुए नजर आ रहे हैं। और हमने भी वो जो है वो इंटरव्यू भी दिखाया कि किस तरह से देखिए इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक एग्रेसिव कैंपेनिंग
कार्यकर्ताओं के लिए एक कहा जाए कि ऑक्सीजन की तरह काम करती है और उसका असर कहीं ना कहीं धरातल पर दिखाई देता है। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और बड़े नेता जितने भी सत्ता पक्ष के और विपक्ष के इस तरह के बयान दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक मैं समझता हूं कुछ गरिमापूर्ण भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो जोश पैदा कर रहे हैं, कुछ बयान ऐसे भी हैं जो जनता को कहीं ना कहीं एक वर्कर्स को जो है उसमें एक ऊर्जा दे रहे हैं। लेकिन ये शुरुआत कहां से हुई है, बात वहीं पर घूम के आएगी जब विपक्ष ने ये कहा, इतनी बड़ी बात कह दी। देखिए होता क्या है कि एक्शन जैसा होगा वैसा ही रिएक्शन होगा। ये कोई मामूली बात नहीं थी। आरोप लगते हैं, विपक्ष सत्ता पे लगाता है, सत्ता विपक्ष पे लगाती है। आरोप तो लगना स्वाभाविक है, लोकतंत्र में लगना भी चाहिए है, लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं थी। ऐन चुनाव से पहले विपक्ष ने जब ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार अब की बार संविधान खत्म कर देगी, ये मतलब भाजपा के लिए 1000 गालियों से ज्यादा था। ये आरोप कोई मामूली आरोप नहीं था। और चलिए ठीक है, आरोप कोई कुछ भी लगा दे, लगते रहते, विपक्ष लगाता है। बड़ा आरोप लगा दिया, चलिए कोई बात नहीं, भाजपा मान लेती कि भाई इसमें दम ही कहां है, इनकी फॉलोइंग कहां है, इनमें एकजुटता ही कहां है, इनकी हैसियत कहां है कि ये हमसे लड़ेंगे। बड़े से बड़ा आरोप लगाते, जनता तो हमारे साथ है। लेकिन हुआ क्या, इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद उसका अंडर करंट असर भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में खुद दिखाई देने लगा। भाजपा को लगा कि इसका असर कुछ हो रहा है। ये बाकायदा इंटरनल काम होता है, इतना बड़ा दल है, सत्ता में है, इतनी बड़ी ताकत है, तो फिर आक्रामक हो गए प्रधानमंत्री जी भी। और यहां से ये सिलसिला दोनों तरफ से शुरू हो गया और चुनाव जो है वो आक्रामकता की तरफ भाषण आक्रामकता ऐसी नावेद जी, खटाखट फटाफट पॉलिटिक्स जो है वो अब देखने को मिल रही है और इस तरह की बयानबाजी भी। अवनीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस पर आपका रिएक्शन क्या है कि देखिए 100 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं आ रही हैं, ओवर कॉन्फिडेंस आप इसको मानते हैं क्या? लेकिन क्या कहा जाए कि जो प्रत्याशी का चयन किया गया है, तमाम प्रत्याशियों को दरकिनार किया गया, कुछ को उनको बरकरार भी रखा गया है, क्या इसमें कहीं गड़बड़ी आपको दिखाई दे रही है? क्या आप पार्टी की रणनीति में कुछ गड़बड़ी हो गई क्या अवनीश जी? हेलो, चलिए अवनीश जी से संपर्क फिलहाल टूट गया है, लेकिन जल्दी अवनीश जी हमारे साथ जुड़ेंगे। तमजीद जी, राहुल गांधी जी ने जब से नामांकन किया है कहा जाए कि रायबरेली में, और उसके बाद से ही रायबरेली और अमेठी की सीट जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से ये कहा जा रहा था कि एग्रेसिव कैंपेनिंग, भले ही वहाँ से अमेठी से गांधी परिवार का कोई शख्स चुनाव मैदान में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रियंका गांधी, ये माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी खुद ही वहां से चुनावी मैदान में है। जिस तरह की कैंपेनिंग वो लगातार करती हुई नजर आ रही। कांग्रेस पार्टी रायबरेली के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है, लेकिन क्या अमेठी के लिए भी तमजीद जी आपको लगता है कि अमेठी जो है वो कांग्रेस पार्टी जीतेगी, या फिर स्मृति ईरानी जिस तरह से दावा लगातार कर रही हैं, आपने कई परसेप्शन बनाने की कोशिश की लेकिन उसमें कामयाबी आपको नहीं मिली, बाहरी बताया गया, लेकिन जिस तरह से बाहरी बताया जा रहा है उस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी को भी बाहरी बताया जा सकता है, लेकिन ये जो तमाम परसेप्शन है उसके बावजूद भी अमेठी में आपको लगता है कि आपको जीत हासिल होगी? निश्चित रूप से हम 80 में से 79 सीट जीतने जा रहे हैं और एक सीट में हमारी लड़ाई है। कल भी राहुल जी ने और अखिलेश जी ने इस बात को बोला, अमेठी हम बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और प्रियंका गांधी जी ने सिर्फ अमेठी नहीं, पूरे देश के अंदर उन्होंने कैंपेन किया है, देश की नेता है, और राहुल जी ने भी पूरे देश के अंदर कैंपेन किया है, चाहे वो रायबरेली और अमेठी उसमें से एक है। निश्चित रूप से एक बात समझिए शांति, भारतीय जनता पार्टी अब डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में आ चुकी है। आपने अगर देखा होगा, जेपी नड्डा ने अभी परसों बयान दिया कि आरएसएस के भरोसे भारतीय जनता पार्टी नहीं है। आप इस चीज की बयान की गंभीरता को समझिए। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हार का डैमेज कंट्रोल करने का तरीका है कि वो किसी न किसी तरीके से ये डिसोन कर देंगे कि इस हार में आरएसएस जिम्मेदार नहीं। इस चीज को आप गंभीरता से लोग नहीं समझ रहे हैं। इस चीज की गंभीरता को समझिए कि जेपी नड्डा जी ने 5वें चरण से पहले एक बयान क्यों दिया। जो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक संगठन है, पूरा विचार आरएसएस से आता है, उस संगठन से वो कह रहे हैं कि इनसे हमसे कोई लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से आरएसएस से कोई लेना देना नहीं। कौन मानेगा इस बात को? ये सिर्फ बयान इस वजह से दिया गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि उनकी करारी हार होने जा रही है और वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस हार की जिम्मेदारी आरएसएस पे आने पाए। इस वजह से इसी वजह से जेपी नड्डा का यह बयान आया कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग है और आरएसएस के भरोसे भारतीय जनता पार्टी नहीं रहती है। दूसरी एक बात और मैं कह रहा हूँ, राहुल जी की आपने बात की, हम लोग भीषण गर्मी में बैठे हुए हैं, मैं बहुत से लोगों से मिला और भीषण गर्मी में बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है बूथों पे। 2-4 लोगों से हम लोगों ने बात किया बाहर जब निकले, तो हमने पूछा कि इतनी गर्मी में इतना उत्साह कैसे?
लोगों ने यह जवाब दिया कि राहुल जी जब 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे थे तो उसमें उन्होंने सारे मौसम उन्होंने देखे, भारी गर्मी भी उन्होंने झेली, भारी बरसात भी झेली, भारी सर्दी भी झेली, सारे मौसम उन्होंने देखे, सारी तरीके के उन्होंने आपदा सही। उसके बावजूद भी देश की जनता के लिए और देश के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चला। विश्व के इतिहास में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की सिर्फ अपने देश के लोगों के लिए और देश के मुद्दों के लिए। तो आज ये जो लाइनें नजर आ रही है, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि राहुल गांधी जी की जो मेहनत है, राहुल गांधी जी ने जो विमर्श इस देश के अंदर पैदा किया, उसी की ताकत आज आपको बूथ पे परिवर्तन नजर आ रहा है। और उसी की ताकत अभी भी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहे थे, आज वो 400 पार की नारे नहीं दे रहे, उन्हें पता है, उन्हें स्थिति अपनी पता है और हमसे आपसे ज्यादा पता है। उन्हें ये बात जब मैं कह रहा हूं कि 100 सीटें वो नहीं पार करने जा रहे हैं, तो इस बात को मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि ये बात सिर्फ हमको पता है और भारतीय जनता पार्टी को पता है। और भारतीय जनता पार्टी अब अगले 2 चरण में पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल की तरफ जाएगी, ये कंट्रोल करने की तरफ जाएगी, किसी भी तरीके से आरएसएस को। अवनीश जी से जवाब लेते हैं। अवनीश जी, आपको आवाज आ रही है सर? कह सकता हूं 4 जून को ये देश परिवर्तन की तरफ बढ़ जाएगा और फिर से देश मुद्दों की तरफ आके चुनाव लड़ना शुरू कर देगा। बिल्कुल, अवनीश जी का रुख कर लेते हैं एक बार। अवनीश जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए अवनीश जी से बात करेंगे, लेकिन नावेद जी, तमजीद जी, इसका भी जवाब दीजिए। नावेद जी कह रहे हैं कि देखिए नुकसान तो होगा लेकिन इतना नहीं होगा कि तीसरी बार सरकार ना बना पाए बीजेपी। नहीं, नावेद जी कह रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मतदान देश की जनता कर रही है और प्रदेश की जनता कर रही है। आप भी आपके जब संवाददाता लोगों के पास जा रहे हैं तो एक बात बताइए, मैंने भी आपके संवाददाता जब जाते लोगों से बात करते, भाई आप किन मुद्दों पे वोट दे रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं हम बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं, हम महंगाई के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं, हम किसानों के खिलाफ अन्याय अत्याचार के मुद्दे पे दे रहे हैं। हम इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि हम सरकार में आते ही 30 लाख रोजगार देने का काम करेंगे, भर्ती कैलेंडर जारी किया। लेकिन देखिए तमजीद जी, यही तो कहा जाए कि खूबसूरती है कि इस बार का जो वोटर है वो डिसाइड कहा जाए कि इस तरह से खुलकर एक तरह से सामने नहीं आ पा रहा है, किसको जिताएगा किसको नहीं जिताएगा, किसके पक्ष में लहर चल रही है किसके पक्ष में नहीं चल रही है। ये तमाम ऐसी बातें हैं तमजीद जी, ऐसी तमाम बातें हैं जिस पर कहा जाए कि जो वोटर है वो अपना रिएक्शन दे रहा है। मैं एक बार अवनीश जी से रिएक्शन लेता हूं, उसके बाद मैं आपके पास वापस आता हूं। 30 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात जी जल्दी करिए जी प्लीज। हम लोग तो देखिए, हम लोग तो भारत समाचार को सबसे प्रतिष्ठित चैनल मानते हैं। जो आप लोग दिखला रहे हैं, जो आपके ग्राउंड के रिपोर्टर मान रहे हैं, उसको हम लोग अच्छा मानते हैं, ठीक, क्योंकि सबसे प्रतिष्ठित चैनल और प्रदेश का नंबर 1 चैनल है। तो जो वो आपके संवाददाता जा रहे हैं, जब वो बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने जो गारंटी दी कि 8500 रुपए हर महीने हम यूथ को देंगे, 8500 रुपए हम महिलाओं को देंगे, हम किसानों के एमएसपी के लिए वोट कर रहे हैं, हम किसानों की आय को बढ़ाने के लिए वोट कर रहे हैं, हम देश के अंदर पूरी तरीके से रोजगार को बढ़ाने के लिए वोट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बिल्कुल वोकल है जनता। भाई आपके चैनल के जरिए भी वो बोल रही है, खुल के बोल रही है कि हम वोट किसको दे रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही और नावेद सिकोह जी नहीं समझ पा रहे तो उनकी बात है, लेकिन 4 हो जाएगा। अवनीश जी से रिएक्शन लेते हैं। अवनीश जी, भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पे काफी देर से अवनीश जी इंतजार कर रहे हैं और ऑडियो का भी कुछ दिक्कत था। अवनीश जी जवाब दे दीजिए इसका। और देखिए उन्होंने कहा कि जमीन पर अब कहीं ना कहीं गुस्सा जो है वो दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 10 साल की इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है और साथ ही दावा यह भी किया जा रहा है कि 80 में से 79 सीटें जीतेंगे। एक सीट कौन सी छोड़ रहे हैं, ये बार बार अखिलेश यादव जी को हमने सुना है और वो इस बात का जिक्र भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आपका क्या रिएक्शन है अवनीश जी? नहीं हो पाया, मैं सुन नहीं पाया भाई लोगों ने क्या कहा जी जी, परंतु मैं ये जरूर कहूंगा, ये 80 में से 79 सीट जीतने की बातें जो करी जा रही हैं, ये केवल मजाक किया जा रहा है। मजाक किया जा रहा है मतदाताओं के साथ, मजाक किया जा रहा है लोकतंत्र के साथ, मजाक किया जा रहा है सारी चुनाव प्रणाली के साथ। इस तरह के लोग बातें करने वाले वो देख नहीं रहे कि 2012 से लेकर आज तक उन्होंने सारे चुनाव हारे हैं। 2012 में जीत गए, उसके बाद से जितने चुनाव हुए हैं देश में, प्रदेश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने उनको आईना दिखाया। न विधान परिषद जीत पाते हैं, न विधानसभा जीत पाते हैं, न पंचायत जीत पाते हैं, न ग्राम पंचायत जीत पाते हैं, न नगर निगम जीत पाते हैं, कोई चुनाव नहीं जीत पाते। जनता उनको नकार रही है। नकार इसलिए रही है शांतनु जी कि 2012 से लेकर 17 तक का कार्यकाल उनको देखा है। उनके पास न कोई योजना है, उनके पास केवल एक परिवारवाद का नारा है, परिवार की केवल अपना परिवार, उसके अलावा उनको कोई चिंता नहीं है, न देश की न प्रदेश की। 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति का रुख बदला है। आज राजनीति का रुख इस तरह से बदल गया है कि हर जगह विकास की बात होने लगी है, हर जगह से तरक्की की बात होने लगी है, सबके साथ सबका विकास का नारा साकार होता दिख रहा है। लोगों को योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंच रहा है। और मैं पूरी भाषा नहीं सुन पाया इन्होंने क्या क्या कहा, परंतु आप देखिए 4 तारीख को जो नतीजे खुलेंगे
भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से जीत मिलेगी। वो जीत मिलेगी भारतीय जनता पार्टी। सर विपक्ष यही बात तो विपक्ष भी कहता हुआ नजर आ रहा है अवनीश जी। और वो ये कह रहे हैं कि देखिए 10 साल हो गए हैं और 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। ये आरोप विपक्ष की तरफ से लग रहा है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और इसी वजह से विपक्ष जीतने का दावा कर रहा है। यही बात तो विपक्ष भी कर रहा है सर। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कोई नहीं है। ये बातें 2022 में भी होती थी। इनको दिख रहा था कि 2022 में सरकार आने जा रही है, परंतु माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भारी बहुमत के साथ 37 सालों बाद कोई सरकार पूर्ण बहुमत के साथ जो लोग है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की लोग है, भारतीय जनता पार्टी की लोग है। इसलिए लोग है कि हमने जनता का विश्वास जीता। जनता का विश्वास जीते, जनता को वो सब दिया जो जनता चाहती थी। आज ये विपक्ष के पास कोई नहीं रहा है। केवल मुंगेरी लाल के सपने हैं, केवल ख्याली बातें हैं, केवल हवाई बातें हैं। और ये उम्मीद कर रहे हैं कि सत्ता इनके घर पे चल के आ जाएगी। सत्ता उनके घर पे चल के नहीं जाती, जो घरों में बैठे रहते हैं, ट्विटर पर खेलते हैं। सत्ता उनके पास जाती है जो जनता के बीच जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच जाता है, उनके सुख दुख में शामिल होता है, इसलिए सबका प्यार मिलता है, नेतृत्व से चिंता करता है। आज योजनाएं बनती नहीं है, उन पर अमल होता है और उनके नतीजे दिखते हैं। देश की वो सारी चीजें अब पूरी हुई हैं जिन पे कभी सोच नहीं सकता था कि ये सब चीजें इस देश में संभव हो पाएंगी। वो संभव कर दिखाया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। जब इस तरह की असंभव चीजें संभव होने लगी तो अब इनको संभव नहीं दिख रहा है अपनी सत्ता से। विपक्ष को नहीं दिख रहा है कि सत्ता आने वाली, और ये मजाक कर रहे हैं, केवल मखौल कर रहे हैं। और ये 2 लड़कों की जोटी तो पहली पिट गई थी, अब फिर पिटने जा रही है। इनके पास न कोई योजनाएं है, केवल हवाई घोषणाएं, और घोषणाएं केवल घोषणाएं रहेंगी, उनके जमीन पे नहीं उतरती। जो जमीन पे नहीं उतरती वो वोटों में तब्दील नहीं होती। वोटों में तब्दील होती है भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं और भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। ये जो वोटों में जी हवाई घोषणाएं हैं। और देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस तरह से बयान दिया था उसके बाद मुझे लगता है वो वीडियो आपने देखा होगा, अखिलेश जी भी मुझे लगता है शॉक्ड हो गए थे। जिस तरह से उन्होंने कहा कि 5 किलो राशन दे रहे हैं, हम 10 किलो राशन देंगे। ये कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड था। अखिलेश जी भी उस वक्त मुझे लगता है कि वो शॉक्ड रह गए, ये जो बयान मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सामने आया था। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम इतिहास हमने बनाया उत्तर प्रदेश में 2022 में, तब भी विपक्ष दावा कर रहा था, लेकिन हम एक बार फिर से सरकार बनाएंगे और ये इतिहास जो है वो कहीं ना कहीं कायम करेंगे। क्या है आपका रिएक्शन? ये जो हमारे भाजपा के वरिष्ठ साथी त्यागी जी ने जो अभी कुछ कहा है ना, बिल्कुल इसी लय में भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता बोल रहा है और मोदी जी खुद भी इसी भाषा में बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वही सब कुछ है, जो हम कर रहे हैं वही यथार्थ है, वही सत्य, वही सर्वसत्य है। ये लोग जमीन पे अभी क्या मुद्दे चल रहे हैं, क्या समस्याएं हैं, 10 साल की सत्ता में इतना दूर हो गए हैं। एसी में ताकतवर कार्यालयों में बैठ के हुक्म देने की आदत पड़ गई है और दूसरों के कमरे के टेम्परेचर चेक करने वाले लोग, इनको जमीनी मुद्दे ही अब नहीं पता है। देखिए अब बोलने नहीं देंगे। मैं इस तरह से नहीं, आप इनकी पहले सुन लीजिए फिर मैं बात करूंगा। मैं तो सुन ही नहीं पाया आप तक। नहीं त्यागी जी, प्रवचन एक तरफा करा। आप जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, प्रवचन भारतीय जनता पार्टी का प्रवचन जनता से दूर नहीं जाता है। प्रवचन आपने जो प्रवचन किए होंगे प्रवचन बिल्कुल प्रवचन कर रहे हैं। आपको जनता से कोई सरोकार नहीं रह गया है। प्रवचन आपका सरोकार केवल सत्ता से रह गया है, जनता को भड़काने से रह गया है, जनता को बरगलाने से रह गया है। ठीक है अवनीश जी आता हूं मैं आपके पास। शरद जी आपके पास भी आऊंगा, रिएक्शन एक लूंगा। लेकिन अब देखिए लगातार कहा जाए कि इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बहस लगातार जारी रहेगी और रायबरेली, अमेठी और कैसरगंज जैसी जो एक हाई प्रोफाइल लोकसभा क्षेत्र है वहां पर क्या हाल है ये बताएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। 5वां चरण बेहद महत्वपूर्ण। जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं।